सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विविधता में एकता। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे भारत में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 18 विविधता में एकता। भारतवर्ष विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। वे भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं तथा भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाज अपनाते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र ध्वज के नीचे सभी एक साथ और एक समान खड़े होते हैं। वे फिर भी भारतीय हैं। तो बच्चों, हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि आदि और भी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सभी लोग वस्त्र पहनते हैं। सभी की वेशभूषा अलग है, खाना पीना भी अलग है। अलग अलग धर्म को, संस्कृति को मानते हैं सभी लोग। रीति रिवाज, परंपराएं सब कुछ अलग है। लेकिन जब हमारे राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगे की बात आए, या अपने देश पर बलिदान होने की बात हो जाए, तब सभी लोग एक समान दिखाई देते हैं, क्योंकि सभी भारतीय हैं। तो यहाँ पर विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो अगर जनसंख्या की बात की जाए, यहाँ पर कितने लोग रहते, तो हमारे देश का स्थान दूसरा है संसार में। और क्षेत्रफल यानी कि कितना एरिया है, उसके बारे में बात करें तो 7वां स्थान है। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। पर्वतों एवं नदियों ने भारत को आंतरिक रूप से विभाजित कर कई क्षेत्र बना दिए हैं। हमारे देश के उत्तरी छोर पर कश्मीर है। तो यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग रीति रिवाजों, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सब बहुत ही प्यार के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे पर्वत है, नदियां हैं, जिन्होंने अंदरूनी तौर पर हमारे देश को विभाजित कर रखा है और अलग अलग क्षेत्र बना दिए हैं। जैसे उत्तरी छोर पर, अगर हम उत्तर वाले भाग की बात करें तो कश्मीर है। उत्तरी छोर यानी कि उत्तरी किनारे पर कश्मीर है। कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो जलवायु बहती है यानी कि यहाँ का जो मौसम रहता है, तो जो एशिया, हमारा देश एशिया के अंतर्गत आता है बच्चों। एशिया के बीच में जो जलवायु होती है वैसी ही जलवायु है, यानी कि एशिया के बीच में जो जो देश पड़ेंगे उनकी जलवायु या फिर जो जो क्षेत्र पड़ेगा वहां की जलवायु एक समान होगी। तो यहाँ पर मध्य एशिया के समान जलवायु है। और कश्मीर को कहा जाता है धरती का स्वर्ग, यानी कि धरती की सबसे सुंदर जगह। यहाँ की हरी भरी घाटियां सैलानियों का मन मोह लेती हैं। डल झील में तैरते शिकारे हमें कल्पना लोक में ले जाते हैं। शालीमार बाग और निशाद बाग अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो बच्चों, धरती का स्वर्ग कहा गया है, जैसे कि आसमान में स्वर्गलोक होता है जहाँ पर देवता लोग रहते हैं, बहुत ही सुंदर है। ऐसी ही धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा गया है। यहाँ पर जो हरी भरी घाटियां हैं, यानी कि पर्वतों के जो नीचे वाला स्थान होता है, समतल स्थान, उसको घाटी कहा जाता है, बहुत ही सुंदर है। सैलानियों यानी कि जो पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, उनका मन हर लेती है, मन को हर्षित कर देती है। और अगर डल झील की बात करें, जो कि कश्मीर में ही पड़ती है, उसमें शिकारे तैरते रहते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। और ऐसा लगता है कि अगर हम उनमें बैठ गए तो कल्पना लोक में पहुंच गए, एक अलग ही दुनिया में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर शालीमार बाग है, निशाद बाग है, जो कि अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए, अपनी सुंदरता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अगर कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा जरूर। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों का रंग रूप श्रीलंका के निवासियों के समान है। इस प्रकार भारत के दोनों छोरों की जलवायु में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है। अगर हम इसके जैसे उत्तर पर तो कश्मीर है, लेकिन दक्षिणी छोर पर क्या है, कन्याकुमारी पड़ता है, जहां पर जो लोगों का रहन सहन है, घर जो बने हुए हैं, उनका रंग रूप व्यवहार श्रीलंका के लोगों के जैसा है। श्रीलंका हमारे दक्षिण में ही पड़ता है बच्चों, नीचे की साइड ही पड़ता है, तो उसके जैसा है। इस प्रकार अगर हम देखें तो कश्मीर की जलवायु में और कन्याकुमारी की जलवायु में जमीन आसमान का अंतर है, पर्याप्त अंतर है, जबकि दोनों एक देश के ही भाग हैं। जलवायु की इस भिन्नता ने भारत के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा एवं खान पान में भी पर्याप्त अंतर ला दिया है। तो जो मौसम का प्रभाव पड़ता है हमारे रहन सहन पे भी, खान पान पर भी, सब पर पड़ता है।
तो इसी के कारण दक्षिण भारत की तरफ जो लोग रहते हैं और उत्तर भारत की जो तरफ जो लोग रहते हैं, उनके रहन सहन में, खान पीन में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र के लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, फलतः वे साहसी एवं निडर होते हैं। हमारा इतिहास भी मराठों एवं राजपूतों की वीरता का साक्षी है। तो जो पहाड़ी स्थानों पर लोग रहते हैं, चाहे और रेगिस्तान में, रेगिस्तानी भागों में जैसे राजस्थान, ऐसी जगहों पर जो लोग होते हैं, उनको वहां पर अपने जीवन का गुजारा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके कारण ही वो ज्यादा हिम्मत वाले हो जाते हैं, उनको ज्यादा डर नहीं लगता, निडर होते हैं। इसीलिए अगर हम अपने इतिहास को भी देखें, पीछे करके घुमा कर देखें, तो हमें पता चलेगा कि मराठे, जो मराठा लोग हुए हैं, राजपूत लोग जो हुए हैं, वो वीरता में कि अगर हम अपने इतिहास को भी उठाकर देखेंगे तो हम जानेंगे कि मराठे हुए, जो राजपूत हुए, वो कितने बहादुर थे, कितने साहसी थे। जलवायु का प्रभाव वेशभूषा पर भी पड़ता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ती है, अतः वहां के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। समुद्र तट के निकट बसे लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी प्रकार खान पान में भी काफी भिन्नता है। समुद्र तटीय इलाकों में मछली चावल लोगों का प्रिय भोजन है, तो उत्तर भारत में दाल, रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। तो जो हम कपड़े पहनते हैं, वेशभूषा इनकी जो हम कपड़े पहनते हैं, उसका उस पर भी जो प्रभाव पड़ता है जलवायु का। इसी कारण जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा ठंड पड़ती है, लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। लेकिन अगर हम समुद्र तट के पास जो लोग रहते हैं उनके बारे में बात करें तो उन्हें वस्त्रों की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, वो सूती वस्त्र पहनते हैं। ऐसे खान पान में भी अंतर मिलता है जलवायु के कारण ही। समुद्र तट के पास जो लोग रहते हैं, वहां पर ज्यादातर लोग मछली, या हम कह सकते हैं जो समुद्री भोजन होता है वो करते हैं। समुद्री भोजन में यही होता है, मछली हो गए, केकड़े हो गए, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो समुद्र से प्राप्त होती है। मतलब यही मछली और ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं ये लोग खाते हैं। और उत्तर भारत में हो गया दाल, रोटी, सब्जी, बड़े शौक से लोग खाते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती है। हिंदी अधिकांश भारतीयों की भाषा है, अतः इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर सकती है। यह तो विविधता की कहानी। अब हम इनके पीछे छिपी एकता पर दृष्टिपात करेंगे। तो कह रहे हैं कि भारत में अनेक भाषाएं भी बोली जाती है। तो ये हम जानते हैं बच्चों कि अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। जैसे हो गए हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। लेकिन हिंदी हमारे ज्यादातर भारतीय लोग बोलते हैं, जानते पहचानते हैं हिंदी को, और इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। और यही भाषा है जो पूरे भारत में बोली जाती है और एकता के सूत्र में हम सभी को बांधती है। तो ये तो अभी तक हमने विविधता की बात करी कि अलग अलग वेशभूषा है, खान पान है, सब कुछ है। अब एकता के बारे में बात करते हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो ये विविधताएं ऊपरी है, विविधता में एकता भारत की विशेषता है। भारत विश्व का अनोखा देश है। यहाँ के निवासी धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, रहन सहन आदि के भेदों को भूलकर देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। मतलब अगर हम देखें, जो हमें विविधता दिखाई दे रही है, जो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है, अलग अलग हमें वेशभूषा में, खान पान में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो ऊपरी है, क्योंकि विविधता में एकता ही तो भारत की विशेषता है। भारत एकमात्र ऐसा अनोखा देश है जहां पर अलग अलग धर्म के संप्रदायों को मानने वाले, रीति रिवाज, रहन सहन वाले लोग रहते हैं। लेकिन इन्होंने सभी आपसी भेदभावों को भुला दिया है और देश की एकता को बनाए हुए रखा है, अखंडता को। मतलब ये सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि भारत के लोग हैं, भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों का मिला जुला रूप झलकता है। अगर हम हमारी भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो हमारा जो संस्कृति भी जो दिखाई देती है वो मिली जुली संस्कृति दिखाई देती है। चाहे हम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हो, किंतु इन भाषाओं के भीतर बहने वाली विचारधारा समान है। एक ही विषय को लेकर लेखकों ने अपनी अपनी भाषा में साहित्य रचना की है। भारत की अधिकांश भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। अगर हम देखें कि सभी भाषाओं में जो अलग अलग प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं, अलग अलग लेखकों ने अपनी जो कलम चलाई है, अगर हम उनके अंदर की बातों को देखें तो समान मिलेगी। अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपनी बात तो कही है, अलग अलग भाषाओं में कही है, लेकिन उनका जो तात्पर्य है वो एक ही है। और ज्यादातर भाषाओं पे अगर हम देखें तो संस्कृत का प्रभाव है। सबने जो अपने विचार रखे हैं अलग अलग भाषाओं में वो समान है।
क्योंकि सभी धर्मों में कहा गया है कि गरीबों की मदद करो, सभी के प्रति सेवा भाव रखो, भाईचारे की भावना रखो। तो ये सारी बातें सब धर्मों में समान होती है, तो ये हमारी एकता को ही दर्शाती हैं। हमारी एकता के उदाहरण है हमारी धार्मिक स्थल, हमारी एकता से पता चलती है हमारे धार्मिक स्थलों से। उत्तर अथवा दक्षिण आप कहीं भी चले जाइए, आपको जगह जगह एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। मंदिरों का वास्तुशास्त्र हो अथवा उनकी मूर्तियां, सभी में पर्याप्त समानता दिखाई देगी। इसी प्रकार सारे भारत में मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च भी एक ही प्रकार के दिखाई देंगे। पूजा पाठ की विधियों में भी बहुत समानता है कि अगर हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो हम वहां पर मंदिर देखें, चाहे मस्जिद देखें, चाहे गुरुद्वारे देखें या चर्च देखें, हमें काफी कुछ उनमें समानता देखने को मिलेगी। क्योंकि उनकी जो वास्तुशास्त्र हम कह दें, उनकी शिल्प कला कह दें, उन सभी में काफी समानता होती है। और हम कहीं पर भी घूम ले पूरे भारत में, हमें एक सी ही संस्कृति के दर्शन होंगे। पूजा पाठ की विधियों में भी काफी कुछ समान देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ कुछ एक जैसा मिलेगा देखने के लिए। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता है। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार से दूसरे धर्म के अनुयायी की भावना को ठेस ना पहुंचे। तो हमारा देश सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकता है, अपने अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार करें कि किसी दूसरे धर्म को कोई ठेस ना पहुंचे, दूसरे धर्म के अनुयायी को हमारी बात से कोई दुख ना हो। जब हम इस प्रकार का ध्यान नहीं रखते, तभी दो संप्रदायों के मध्य कटुता बढ़ती है और सांप्रदायिक दंगे होते हैं। दंगों में निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। हमें जियो और जीने दो का रास्ता अपनाना चाहिए। तो अगर हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते, तो फिर यही बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं, यानी कि दो संप्रदायों के बीच कड़वाहट आ जाती है और फिर वही होता है जो होना होता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं जिनका कोई दोष ही नहीं होता। तो हमें ऐसी भावना अपने अंदर भरनी चाहिए, जियो और जीने दो, आराम से खुद भी अपने धर्मों का, अपने सिद्धांतों का पालन करें और दूसरों को भी करने दें। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि हम एक महान देश के नागरिक हैं। हमें इस महान देश की रक्षा हर कीमत पर करनी है। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो हम ये बात कभी भी ना भूलें कि हम एक महान देश यानी कि भारत में रहते हैं और हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की एकता को, अखंडता को ठेस पहुंचे, यानी कि दुख पहुंचे। और हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज को बनाए रखें, अपने देश की एकता को बनाए रखें और हम अपने देश से प्यार करें। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देश से प्रेम करने के लिए देश का के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। देश के निवासियों, पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों से प्रेम करना ही देश प्रेम है। तो अगर हम अपने देश से प्यार करेंगे तो सब कुछ ही अच्छा होगा देश में। और देश से प्यार करने के लिए हमारे को जानना होगा अपने देश के स्वरूप को, कि हमारे देश में किस प्रकार के निवासी रहते हैं, किस प्रकार का यहाँ का रहन सहन है, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, सभी को अच्छे से जाने, उनसे प्यार करें, तभी हम देश से प्यार कर सकते हैं। तो भारत एक है और इसे एक बनाए रखना हमारा कर्तव्य। तो हमारा देश एक है, हमारे देश की विशेषता है विविधता में एकता, और इसको बनाए रखना ही हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है, सबसे पहला काम है। शिक्षा, हम सब भारतीय हैं, यानी कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक देश के नागरिक हैं। उद्देश्य एकता की भावना उत्पन्न करना। तो हम जैसे रहते हुए आए एकता के साथ वैसे ही रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम से रहें। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। अच्छे से समझकर पाठ को पढ़ लिया है बच्चों। विश्व संसार अत्यंत बहुत अधिक आंतरिक अंदरूनी विभाजित बटी हुई, सैलानियों, पर्यटकों, सौंदर्य, सुंदरता, पर्याप्त, काफी, दृष्टिगोचर, दिखाई देना, साक्षी, गवाह, प्रभाव, असर, भिन्नता, अंतर, विविधता, अंतर, दृष्टिपात करना, ध्यान देना, अधिकांश, अधिकतर, व्यतीत करना, बिताना, स्मरण, याद, कटुता, कड़वाहट, शत्रुता, सांप्रदायिक, धार्मिक भेदभाव संबंधी, परिचय, जान पहचान, जानकारी। तो ये है पाठ के शब्दार्थ बच्चों, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि क्या सीखा के लिखित अभिव्यक्ति में से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही लगाइए।
प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां, दूसरा 10वां, तो 7वां है क्षेत्रफल। जो भारत का एरिया उसके हिसाब से देखें तो 7वां। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दिल्ली को, कश्मीर को, पंजाब को, तो कश्मीर को। कश्मीर में प्रसिद्ध बाग है निशाद, शालीमार, ये दोनों तो दोनों ही है। कहाँ के लोगों को उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती? समुद्र तट के, कश्मीर के, लद्दाख के, तो समुद्र तट के। अधिकांश भारतीयों की भाषा है पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, तो हिंदी। अंत में हम सब क्या हैं? भारतीय, चाइनीज, पाकिस्तानी, तो भारतीय हैं। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो चलिए कर लेते हैं। हमारे देश के उत्तरी किनारे पर है, उत्तरी छोर पे है कश्मीर, यानी कि उत्तरी किनारे पर है। पर्वतीय भागों में अधिक क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती है। भारत की अधिकांश भाषाओं पर कौन सी भाषा का प्रभाव है? संस्कृत। तो संस्कृत को सब भाषाओं की जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है। पूजा पाठ की विधियों में भी समानता है। हम एक महान देश के क्या हैं? नागरिक हैं। नागरिक यानी कि उस देश में रहने वाले। सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। भारत एक विशाल देश है, बिल्कुल सही। भारत वर्ष में केवल हिंदू रहते हैं, गलत। विविधता में एकता भारत की विशेषता है, बिल्कुल सही। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ये भी सही है। हमें देश की एकता में विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है, गलत। भारत में सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं होते हैं, तो बच्चों सही है, ये होते नहीं है, सभी लोग प्यार के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अगला प्रश्न आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमारे देश में एकता है, हमारे देश में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।